हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है ये यूपीपीसीएल पे आधारित है। यूपीपीसीएल के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को इस क्लास में हम हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपकी एग्ज़ाम है यूपीपीसीएल की ये बहुत ही जल्द होने वाली है। तो चलिए अपने सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। आपके लिए आज का मोटिवेशन कोड है कि आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है, यानी कि आज आप जितना मेहनत करेंगे ना वही मेहनत आपके भविष्य को तय करेगी कि आप अपने भविष्य निर्माण के लिए आप कितना आज मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत आपकी तय करेगी कि आपका करियर कहां तक जाएगा। चलिए दोस्तों अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि प्रारंभ में समय का मान अनंत कर दिया जाए तो इंडक्टर में किस प्रकार का गुण आ जाती है। यूपीपीसीएल ने दोस्तों इसका बखूबी आंसर दिया था कि शॉर्ट सर्किट गुण आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि प्रारंभ में समय का मान अनंत कर दिया जाए, दोस्तों इंडक्टर के बारे में कहा गया है। तो इंडक्टर में एक सूत्र होता है T समानुपाती L/R। यहाँ पे क्या हमसे बोला गया है कि अगर समय का मान प्रारंभ में हम अनंत कर देते हैं, ये t क्या है, टाइम है, टाइम को हम बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, अनंत टाइम कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और रेजिस्टेंस किस कंडीशन में शून्य होती है, जैसे ही परिपथ शॉर्ट हो जाती है उस वक्त जो R का मान होता है वो 0 हो जाती है और जो करंट I है ये अनंत हो जाती है। तो टाइम अगर प्रारंभ में अनंत कर देंगे तो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी, जिससे ये एक शॉर्ट सर्किट इसके अंदर गुण आ जाएगा इंडक्टर के अंदर। अब देखना ये है कि जो इंडक्टर होती है हमारी ये किस प्रकार से काम करती है। देखिएगा दोस्तों ये एक इंडक्टर है। इंडक्टर क्या होता है, एक कॉइल के आकार की कॉइल नुमा एक तार होती है। देखिए हम इस इंडक्टर को समझेंगे कि किस प्रकार से इंडक्टर काम करती है। अब देखना दोस्तों ये है एक लैंप, ये इंडक्टर है। इस इंडक्टर को हमने फेस से कनेक्ट कर दिया, इस लैंप को हमें जलाना है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कि जो करंट आएगी आपकी फेस के द्वारा, ये करंट इसको हम A पॉइंट दे देते हैं नाम और इस पॉइंट को B। यहां से करंट चलना प्रारंभ हुई तो करंट को एक सीधी लाइन मिली, कंडक्टर के द्वारा करंट P से चल के A तक एक सीधी स्ट्रेट लाइन में चल के आई। लेकिन यही करंट जब कॉइल में एंट्री करती है तो देखिए कॉइल राउंड के आकार में मुड़ी हुई है, तो करंट क्या करेगी, वो भी राउंड राउंड घूमना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो करंट है ना, यहाँ पे दोस्तों जो करंट है ये कैसा हो रही है, ये परिवर्तित हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर करंट के मान में परिवर्तन होगा तो यहाँ से जो फ्लक्स उत्पन्न होगी ये फ्लक्स भी किस नेचर की होगी, ये भी परिवर्तित मान की ही होगी। अगर परिवर्तित मान की है फ्लक्स तो इसी के बीच में देखिए क्या रखा हुआ है, कॉइल है। तो उस कॉइल में फैराडे के नियम के द्वारा एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी, है ना, ईएमएफ उत्पन्न होगी। इस ईएमएफ का भी एक अपना करंट होगा जिसको हम कहेंगे प्रेरित करंट। इसको क्या कहेंगे हम, प्रेरित करंट। देखना पहले एक सप्लाई करंट था, अब फैराडे के नियम के द्वारा एक प्रेरित करंट भी मिल गया, यानी कि करंट कितने हो गए, 2 करंट हो गए। तो इसमें जो प्रेरित करंट है ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, ये किसके रूप में, चुंबकीय क्षेत्र बोलिए या चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में स्टोर हो जाएगी इस कॉइल के अंदर। अब क्या करेगी, यहां से मानिए कि 5 एम्पियर का करंट आ रही है, कॉइल के माध्यम से पास होता हुआ इस लैंप को मिल रही है। लैंप के लिए इधर से न्यूट्रल मिल रही है और लैंप हमारी प्रकाश करना उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न कर देती है। आप देखना दोस्तों कि कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर सप्लाई करंट में अगर करंट के मान में कोई परिवर्तन आता है, मान के चलिए कि इसमें 4 एम्पियर का करंट अब प्रवाहित होने लगा। पहले कितना था, 5 एम्पियर का, तो जो बल्ब थी ये फुल प्रकाश कर रही थी, लेकिन 4 एम्पियर करंट आने से बल्ब हल्की सी कम प्रकाश करेगी, जिसको कहते हैं डीम होना।
तो लैंप कैसा जलेगा, डिम हो जाएगी। इस कंडीशन में कॉइल क्या करेगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में इस प्रेरित करंट को स्टोर करके रखा हुआ है उसमें से 1 एम्पियर करंट को इसमें ऐड कर देगा। यानी कि यहां तक कितना आ रही थी 4 एम्पियर का, अब इसमें भी 1 एम्पियर का करंट और ऐड हो जाएगा, मिलके कितना हो गया 5 एम्पियर का करंट। अब इसको 5 एम्पियर का करंट दोबारा मिलना स्टार्ट हो जाएगा और लैंप हमारी फुल प्रकाश देना स्टार्ट कर देगी। तो कॉइल क्या करता है दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ये प्रेरित करंट को स्टोर करती है और करंट के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करती है। पहले 5 एम्पियर का करंट था, अब 4 एम्पियर का आने लगा, तो इसका विरोध करके ये 1 एम्पियर हेल्प के रूप में 1 एम्पियर का करंट और ऐड कर दिया, जिससे सप्लाई करंट 5 एम्पियर हो गई। तो इस प्रकार से ये विरोध करती है। क्लियर है? तो आप अगर करंट को अगर आप प्रारंभ में टाइम को अनंत कर देते हैं तो जो हमारी ये कॉइल है, इंडक्टर है, ये शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करने लगेगी। अगर यहाँ पे आपसे ये कह दिया जाए दोस्तों, एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर समय को 0 कर दें, देखिए अगर टाइम को अगर हम 0 कर दें तो क्या होगा, टाइम अगर 0 कर देंगे, शून्य कर देंगे, तो जो इंडक्टर है ये भी शून्य हो जाएगी और जो प्रतिरोध है ये कितना हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। तो उस समय करंट का मान कितना हो जाएगा, 0 होगी। करंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि टाइम 0 है और ये जो हमारी प्रतिरोध का मान है ये अनंत हो जाएगी। और आपको एक चीज और देखना है कि जो अल्टरनेटर करंट उत्पन्न करती है ना, अल्टरनेटर जब करंट उत्पन्न करती है, ये क्या है, ये टाइम है, समय। प्रारंभ में क्या है, यहाँ पे 0 है, तो देखिए करंट का मान भी 0 है प्रारंभ में। बस इसी तरह यहाँ पे भी होता है, अगर टाइम 0 है तो प्रतिरोध अनंत होगी। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे कार्य करने के लिए किस प्रकार की पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। देखिए दोस्तों, वो होगी आपकी आंसर निम्न मान की डीसी। निम्न मान की डीसी, देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोस्तों सस्ती धातुओं में महंगी धातुओं का परत चढ़ाना है ना, यानी कि सस्ती धातुओं में महंगी धातुओं का परत चढ़ा के बेवकूफ बनाना क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही कहलाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ये प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि निम्न मान की डीसी हमें प्राप्त कहां से होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। तो लिखना दोस्तों, ये डायनामो से प्राप्त होती है। डायनामो अगर कोई पूछे क्या है तो आप लिखना ये एक प्रकार का जनित्र है। ये एक प्रकार का क्या है, ये जनित्र है। अगर आपके पास डायनामो नहीं है तो आप निम्न मान वाली बैटरी का प्रयोग करेंगे। निम्न मान वाली बैटरी का प्रयोग करेंगे जिसमें वोल्टेज का मान निम्न हो। तो ध्यान रखना, इसका प्रोसेस थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हमेशा 2 धातुओं की जरूरत होती है। देखिए 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत होगी, ये पहली इलेक्ट्रोड है और ये दूसरी इलेक्ट्रोड है। ये किस प्रकार से काम करते हैं उसको हमें समझना है। देखिए जिसमें आपको परत चढ़ाना है उसको आप निगेटिव के रूप में लेंगे, यानी कि इसको हम कैथोड के रूप में काम में लेंगे, और जिसके यानी कि इस पे आपको परत चढ़ाना है तो इसको कैथोड लेंगे, और जिसके माध्यम से चढ़ाना है, जिसमें से चढ़ाना है उसको आप पॉजिटिव लेंगे, एनोड टर्मिनल के रूप में, एनोड टर्मिनल के रूप में, और इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। और पूरा प्रोसेस होने के बाद दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाता है। तो निम्न मान की डीसी क्यों लेते हैं, अगर एग्जाम में कभी ये पूछ दे, देखिए दोस्तों जब निम्न मान की डीसी लेंगे तो निम्न करंट इसमें प्रवाहित होगी। तो क्या होगा, जब पॉजिटिव यानी कि एनोड वाले इलेक्ट्रोड से जो छोटे छोटे आयंस हैं, ये छोटे छोटे आयंस कहाँ चले जाएंगे, इस दूसरे सामने वाले निगेटिव इलेक्ट्रोड में जाके चिपक जाएंगे। अगर हम करंट के मान को प्रारंभ में ही बहुत अधिक रखेंगे तो इसमें से जो आयंस निकलेंगे वो बहुत हैवी स्पीड से निकलेंगे, जो कि इसमें दोस्तों चिपक तो जाएंगे लेकिन उनमें
उनमें कठोरपन नहीं रहेगा, उनमें क्या नहीं रहेगा, कठोरपन नहीं रहेगा अगर हैवी करंट के साथ आप इसको, इस प्रक्रिया को कंप्लीट कराते हैं। कहने का मतलब है कि जो इसमें आयंस चिपकेंगे ना, वो झड़ भी सकते हैं, आसानी से वो छूट भी सकते हैं। अगर निम्न मान की करंट से आप इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया है या वास्तव में कैथोड वाले टर्मिनल की मोटाई इतनी पहले से ही है। तो इसीलिए दोस्तों इसमें निम्न मान का वोल्टेज और निम्न मान का करंट देते हैं, और वो बैटरी से भी दे सकते हैं और डायनामो से भी दे सकते हैं। अगर पूछे डायनामो क्या है, तो ये एक प्रकार का जनित्र है जिसको हम कहते हैं जनरेटर। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से स्थायी चुंबक के लिए कौन सा कथन गलत है? चुंबक और लौह धातु के बीच आकर्षण का गुण पाया जाता है, ये तो सही है। ये क्या है? ये सही है। चुंबक में सदैव दो पोल उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। तापमान चुंबकीय गुण को समाप्त कर देते हैं, ये भी सही है। चुंबकीय गुणों का अत्यधिक महत्वता मशीनों में होती है, ये भी सही है। चुंबक के टूटने पर ध्रुवता अलग अलग हो जाते हैं, यही गलत है दोस्तों। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन गलत है। आप देखना, ये एक चुंबक है, ये क्या है? एक चुंबक, इसमें एक N ध्रुव है और एक S ध्रुव। आप जितनी मर्जी उतने टुकड़े कर लीजिए इसको, लेकिन हर टुकड़े में आपको एक तरफ N और एक तरफ S होगा। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? टूटने पर ध्रुवता अलग अलग हो जाते हैं। ध्रुवता कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं, ध्रुवता हमेशा दोनों ध्रुव होंगे, चाहे चुंबक को आप कितनी भी टुकड़े क्यों न बना दें। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि चुंबकीय गुणों की अत्यधिक महत्वता मशीनों में होती है। देखिए, ओरस्टेड ने इसका तो खोज कर दिया था, लेकिन पूरी तरह से एक्सप्लेन दोस्तों फैराडे ने किया था। उन्होंने मोटर जनरेटर में एक नियम बनाया था कि अगर करंट के द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, तो चुंबक के द्वारा भी हम करंट बना सकते हैं। और मोटर में यही प्रक्रिया होता है, वहां चुंबक के माध्यम से ही रोटर वाइंडिंग पे हम करंट पैदा करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तापमान चुंबकीय गुण को समाप्त कर देते हैं। अगर आप हीट देंगे ना, तो ये चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। N पोल और S पोल की जो इनकी चुंबकीय रेखाएं हैं वो कम हो जाती हैं, वो शून्य भी हो सकती हैं। फिर है चुंबक में सदैव दो पोल होते हैं, जैसा कि आपके सामने है N और S पोल। चुंबक और लौह धातुओं के बीच आकर्षण का गुण पाया जाता है। दोस्तों इस प्रोसेस को थोड़ा समझिए कि चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों होता है। समझना दोस्तों, यहाँ पे या मान लीजिए कि यहाँ पे चुंबक का S पोल है, ये चुंबक का N पोल है, ये एक चुंबक है, ये क्या है? एक चुंबक है। यहाँ पे भी चुंबक का N पोल है और इधर S पोल है। अब समझना, यहां से दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो चुंबकीय रेखाएं हैं ये आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। चुंबक में चुंबकीय रेखाएं N पोल से निकल करके S पोल की तरफ जाती हैं, N पोल से निकल के S पोल। लेकिन सारे चुंबकीय रेखाएं N से S की तरफ नहीं जाती हैं। कुछ चुंबकीय रेखाएं लीकेज होकर इधर चली जाएंगी, कुछ इधर चली जाएंगी, कुछ इधर चली जाएंगी तो कुछ इधर चली जाएंगी। अब देखना, यहां पे हमारी क्या थी? N पोल और यहां पे S पोल। तो जो सामने वाली चुंबक रखी हुई है, इसमें तो N से निकल करके S की तरफ जाएंगी चुंबकीय रेखाएं, और कुछ चुंबकीय रेखाएं क्या करेंगी? लीकेज हो जाएंगी। आप यहां से देखना कि चुंबकीय रेखाएं मान लीजिए इस पॉइंट से आ रही है, इधर को गति कर रही है, दूसरी चुंबकीय रेखाएं यहां पे हैं, तो ये यहां तक तो जाएगी, लेकिन कभी भी इसको प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसको कट नहीं करेगी। ये क्या करेगी? इसको धक्का लगा के यहां पे ले आएगी, यहां पे ले आएगी और फिर यहां से ये हट जाएगी। अब ये चुंबकीय रेखाएं आगे गति करेगी। इसी प्रकार से जो चुंबकीय रेखाएं निकल रही हैं, ये सामने ये वाली चुंबकीय रेखाएं, ये क्या करेंगी? इस वाले चुंबकीय रेखाओं को धकेलेंगी, यानी इस वाले चुंबकीय रेखाओं को ये अपने से दूर धकेलेंगी। जब तक ये इसके सामने से हट नहीं जाती, तब तक ये चुंबकीय रेखाएं इसको पार नहीं कर सकती। जैसे ही ये
दोस्तों प्रतिकर्षित होके, जैसे ये प्रतिकर्षित होके पीछे चली जाएगी तो ये चुंबकीय रेखाएं, ये फर्स्ट वाला चुंबक है और ये सेकेंड वाली चुंबक, फर्स्ट वाली चुंबक की जो चुंबकीय रेखाएं हैं इसको जब धकेल देगी तो ये पीछे चली जाएगी, इधर चली जाएगी। अब इसको एक रास्ता मिल जाएगा और ये आगे निकल जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे नंबर वाली जो चुंबकीय रेखाएं ये भी यही करेंगी, ये भी इसको इधर धकेलने की कोशिश करेंगी ताकि इसको रास्ता मिल जाए आगे प्रवाहित होने के लिए। तो ये आपस में दोस्तों ये धक्का मुक्की का काम करते हैं। तो ये इसको धकेलता है, ये इसको धकेलती है, ये इधर भागती है और ये उधर भाग जाती है। तो इस प्रकार से इसमें प्रतिकर्षण का गुण आता है। क्लियर? तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका ई सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दिक् परिवर्तक किसको कहते हैं तो आप लिखना, इसको हम कम्यूटेटर के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटर। देखना दोस्तों, ये एसी वर्तमान को डीसी वर्तमान में परिवर्तित करना ये कम्यूटेटर का ही काम है ना। वर्तमान का मतलब क्या होता है तो लिखिएगा, इसका मतलब होता है करंट। करंट का नीमी लैंग्वेज है वर्तमान, जो कि आईटीआई में दोस्तों नीमी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। तो वर्तमान का मतलब क्या हो गया, करंट। देखिए ये जो कम्यूटेटर है ये जनरेटर में भी लगती है और मोटर में भी लगती है। देखिएगा दोस्तों, अगर कम्यूटेटर जनरेटर में लगी हुई है तो ये किस प्रकार से काम करेगी, ये एसी करंट को डीसी करंट में बदलेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि जनरेटर तो आउटपुट में एसी देता है, तो जैसे ही ये कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलेगा ना, तो जहां से जनरेटर में हम आउटपुट लेते हैं वहां पे स्लिप रिंग लगा देते हैं। तो वो स्लिप रिंग क्या करता है, इस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, फिर हमें आउटपुट में एसी प्राप्त हो जाती है। अगर यही कम्यूटेटर मोटर के अंदर लगी हुई है, यही कम्यूटेटर अगर मोटर में लगी हुई है तो ये डीसी को एसी में परिवर्तित करती है, डीसी को एसी में परिवर्तित करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये काम करती है। अब ध्यान देना, यहाँ पे यूपीपीसीएल में ही कई बार ये पूछा जा चुका है कि जो हमारी कम्यूटेटर है ये किस पदार्थ, किस धातु की बनी होती है। तो आप लिखना, ये हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी होती है, हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी होती है ना। हार्ड ड्रॉन कॉपर दोस्तों बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है, ये बहुत ही कठोर होता है। हार्ड ड्रॉन कॉपर का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, जो हार्ड ड्रॉन कॉपर है ना, हम चाहते हैं कि जो आर्मेचर, जनरेटर का जो आर्मेचर अंदर वोल्टेज या अंदर पावर उत्पन्न किया हुआ है, वो पावर बिना लॉस हुए हमें आउटपुट में मिल जाए। आप मान के चलिए कि 250 वोल्ट का जनरेट किया है जनरेटर, अंदर आर्मेचर में वोल्टेज जनरेट किया है। हम ये चाहते हैं कि यही वोल्टेज हमें आउटपुट में भी मिले। तो ये कम्यूटेटर इसीलिए हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। हार्ड ड्रॉन का मतलब होता है कि अंदर उत्पन्न हुए पावर को बिना लॉस किए आउटपुट में हमें बराबर आउटपुट प्रदान करे। दोबारा सुनना, कि जो अंदर में पावर उत्पन्न हुआ है उस पावर को बिना हानि पहुंचाए, उस पावर को बिना ड्रॉप किए, ये एसी और डीसी को, एसी को यानी कि एसी के नेचर को बदल सके, है ना। तो बदल दिया ना, एसी नेचर वाले करंट को डीसी नेचर में बदल देता है और डीसी नेचर के करंट को एसी नेचर में बदल देता है। तो इस प्रकार से ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखना, एक होता है दोस्तों एनिल्ड कॉपर, एक होती है एनिल्ड कॉपर। तो ये जो एनिल्ड कॉपर होती है ना, ये दोस्तों ये मुलायम होती है। ये किस प्रकार की होती है, ये मुलायम होती है। इसीलिए वाइंडिंग बनाने के लिए हमेशा एनिल्ड कॉपर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वाइंडिंग में हमें टर्न देना होता है ना। कठोर अगर कोई कॉपर है तो उसको हम टर्न कैसे देंगे, वो टूट जाएगी। इसीलिए हार्ड ड्रॉन कॉपर बनाया जाता है दोस्तों। ये कठोर होती है, ये कम्यूटेटर बनाने के काम आती है। अब सुनना, कभी भी आपसे ये पूछे ना कि कम्यूटेटर के बीच में क्या रखते हैं, देखिएगा दोस्तों, ये है कम्यूटेटर के सेगमेंट। आप एक चीज ध्यान रखना कि कम्यूटेटर में उतने ही सेगमेंट होंगे जितने की आर्मेचर में वाइंडिंग होगी, आर्मेचर में कॉइल होगी। देखिए ये है कम्यूटेटर नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसके बीच में ज्वाइंट जो है ना, इसके बीच में हम क्या भरते हैं, माइका भर देते हैं। इस प्रकार से हम माइका भरते हैं। अगर पूछे कि माइका भरने का क्या प्रोविजन है, तो आप
ये बताना दोस्तों कि कम्यूटेटर सेगमेंट को ना इंसुलेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, क्योंकि आर्मेचर से जो वाइंडिंग आती है ना वो इसी के द्वारा इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। अगर बीच में इंसुलेशन हम नहीं डालेंगे तो ये कॉइल आपस में शॉर्ट हो जाएगी और जनरेटर जल जाएगी, इसलिए माइका लगाते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछ ले एग्जाम में कि जो माइका की परत होती है वो कितनी मोटाई, अपनी मर्जी से तो डाल नहीं सकते जितना मर्जी उतना, तो जो माइका की मोटाई होती है दोस्तों वो 0.8 mm होती है। कितना? 0.8 mm की मोटाई वाली परत यहाँ पे माइका का डालते हैं और दो कम्यूटेटर सेगमेंट को अलग कर दे हैं, उसको अलग अलग रखते हैं, इंसुलेट करके रखते हैं। तो ये कम्यूटेटर का दोस्तों पूरा डिटेल्स है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो मध्य उंगली किसको बताती है? देखिए दोस्तों, जो फ्लेमिंग थे इन्होंने दो नियम दिया था, तो इन्होंने बाएं हस्त का नियम दिया। तो बाएं हस्त में देखिए 5 उंगलियां हैं, तो हमें इन 2 उंगलियों से कोई मतलब नहीं है, इन 2 उंगलियों से हमें कोई मतलब नहीं है। इसको मोड़ के रखिए और तीनों उंगलियों को आप इस प्रकार से फैलाइए कि जो आपकी ये जो अंगूठा दिख रही है, ये अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगी कि जो जनरेटर में कंडक्टर है, चालक है, ये किस दिशा में घूम रही है वो बताएगा अंगूठा, और ये चुंबकीय फ्लक्स को बताएगी और ये बताएगी करंट को। ये किसको बताएगी? करंट को। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये है मध्यमा, और पहली वाली जो उंगली है इसको कहते हैं तर्जनी। तो देखिए ये जो तर्जनी है, तर्जनी वाली जो अंगुली है ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बता रही है। तो मध्य उंगली, ये जो आपकी मध्यमा है, ये है मध्य उंगली, ये किसको बताएगी? ये करंट की दिशा को बताएगी। क्लियर? करंट की दिशा को। आप देखना दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। जनरेटर में इस प्रकार से फिक्स पोल होते हैं, है ना, एक N पोल होगा और एक S पोल होगा। इसी में चुंबकीय रेखाएं इस प्रकार से N से S की तरफ जा रही है। इसी के बीच में हम एक कॉइल डालते हैं, यहाँ पे एक टर्न की एक कॉइल डालते हैं, और ये है हमारी कम्यूटेटर। यहां से हमें आउटपुट लेना है। ये क्या है? ये इस प्रकार से एक लोड है। अब देखना, इसमें हमें ये देखना होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस कॉइल में करंट किस दिशा में चल रही है? तो जब हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और ये जो हमारी मध्यमा वाली उंगली है ये बताती है कि इस दिशा में करंट चल रही है या फिर इस दिशा में करंट चल रही है, और जो हमारी अंगूठा है ये चालक के घूमने की दिशा को बताएगा। ये जो कॉइल है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है या फिर ये क्लॉकवाइज घूम रही है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये अंगूठा। और मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन बताएगा? ये जो पोल है इसके मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, जो आर्मेचर में करंट उत्पन्न हुआ है, इस कॉइल में जो करंट उत्पन्न हुआ है उस करंट के डायरेक्शन को पता करना है आपको इस मध्य वाले उंगली से। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों लेफ्ट हैंड रूल का। अब आपको ये ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड रूल यानी कि बायां नियम, फ्लेमिंग का जो बायां नियम होता है ये दोस्तों कहां पे लागू होती है? ये डीसी मोटर में लागू होती है। और आपको अगर पूछे कि राइट हैंड रूल यानी कि दायां नियम, ये दायां नियम लगता है जनरेटर में। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में कि लेफ्ट हैंड कहां पे लगती है और राइट हैंड कहां पे लगती है। देखिए राइट हैंड में दोस्तों क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे राइट हैंड रूल, है ना, RHR, और लेफ्ट हैंड रूल LHR। देखना दोस्तों ये कहां लगता है? मोटर में, ये लगती है मोटर में, और राइट हैंड रूल लगती है जनरेटर में। अब आप यहां से देखना कि जनरेटर जब आप लिखते हैं तो इसमें R 2 बार आती है ना, R कितने बार आ रही है? 2 बार, और इसमें भी 2 बार R आ रही है। राइट हैंड रूल में भी 2 बार R, और जनरेटर लिखते हैं इसमें भी 2 बार R। तो ये कॉन्सेप्ट अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि जो राइट हैंड रूल है ये केवल जनरेटर में, और मोटर में देखिए मोटर लिखते हैं तो इसमें भी एक ही R आती है, और लेफ्ट हैंड रूल लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो इसमें भी एक ही R आती है। यानी कि जब सिंगल R आए तो वो मोटर, और जब डबल R आए तो वो जनरेटर। तो
यहां से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा नियम कहां पे लगता है। ठीक है, तो दोस्तों जो चुंबक के बारे में समझाया था ना, वो इसी में समझाया था दोस्तों, इसी पूरा प्रक्रिया में समझाया था फैराडे ने कि किस प्रकार से ये चुंबक यहां पे काम करती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस यूनिट में दर्शाई जाती है। जो ट्रांसफार्मर की यूनिट होती है वो किस में दर्शाते हैं, तो उसको हमेशा वोल्ट एम्पियर में दर्शाई जाती है। किस में? वोल्ट एम्पियर में। अब यहां से देखना दोस्तों, वोल्ट एम्पियर में क्यों दर्शाई जाती है। आप मान के चलिए ये एक ट्रांसफार्मर की कोर है, इस कोर में हम वाइंडिंग लपेटते हैं। इस कोर में क्या किया हमने, वाइंडिंग लपेट दिया इस प्रकार से, दो वाइंडिंग लपेटा, दो वाइंडिंग लपेट दिया, और इसमें भी दो वाइंडिंग लपेटा इस प्रकार से। अब यहां से आप ये देखना कि इसमें कितने तार निकल रहे हैं, 1 2 3 4, है ना, आर फेस, वाई फेस, बी फेस और न्यूट्रल। अब देखना दोस्तों यहां पे क्या है, यहां पे एक घर है और यहां पे भी एक घर है और एक घर यहां पे है। अब देखना जो ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर रहा है, जो ट्रांसफार्मर को बना रहा है, उसको ये थोड़ी पता है कि ये पहला नंबर का घर है, इस पे कौन सा लोड है, दूसरे के घर में कौन सा लोड है और तीसरे नंबर वाले घर में कौन सा लोड है। लोड तो रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव 3 लोड होते हैं, तो कौन से घर में कौन सा लोड है ये ट्रांसफार्मर बनाने वाले को थोड़ा ही पता है। तो क्या करता है, मान लीजिए इसमें रेजिस्टिव लोड है तो ये भी यहां से कनेक्शन करता है, इसके पास इंडक्टिव लोड है तो भी ये यहां से पावर सप्लाई लेगा, कैपेसिटिव लोड है तो भी पावर सप्लाई लेगा। तो दोस्तों यहां से क्या होता है कि कोई फिक्स नहीं होता है कि इसमें किस प्रकार का लोड डाला जाएगा इस ट्रांसफार्मर में। तो जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है ना, ये लोड के पावर फैक्टर पे निर्भर करती है। लोड से ही निर्माण होता है ना। जो पावर फैक्टर होती है ये किससे निर्माण होता है दोस्तों, ये इसका निर्माण लोड से ही होता है। इसका जो निर्माण है ये किससे होगा, भार से, जिसको हम कहते हैं लोड। तो जिस प्रकार का लोड होगा उस प्रकार का पावर फैक्टर होगी, और जिस प्रकार की पावर फैक्टर होगी उसी प्रकार की इस जनरेटर की दक्षता होगी। तो अननोन लोड के कारण एक पॉइंट लिखना कि जब हमें लोड पता नहीं होता है ना, अननोन लोड के कारण जो इसकी रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में होती है। अगर ट्रांसफार्मर हैवी रेटिंग का है तो किलो वोल्ट एम्पियर आ जाएगी, यदि इससे भी हैवी रेटिंग का है तो एमवीए आ जाएगी, मेगा वोल्ट एम्पियर। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका रेटिंग रहता है। अब देखिए जो VAR है ये किसकी रेटिंग है, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये रेटिंग होती है जब सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसको एक्साइटेशन के आधार पे चलाते हैं। ध्यान रखना जो मोटर होती है वो सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहे हैं, वो हमेशा एक्साइटेशन के आधार पे वो अपना काम पूरा करती है। तो जब उसको सामान्य एक्साइटेशन देते हैं, है ना, लेवल एक्साइटेशन, जब उसको लेवल एक्साइटेशन देते हैं तो उस वक्त वो क्या करता है, उस वक्त दोस्तों वो पावर फैक्टर को सुधारता है ना। लेवल एक्साइटेशन में उत्तेजना कैसी होगी, सामान्य प्रकार की उत्तेजना में ये किस प्रकार का दक्षता के साथ काम करेगा, ये सामान्य दक्षता के साथ काम करती है। दक्षता भी नोट कीजिएगा, सामान्य दक्षता के साथ काम करती है। और उस समय इसकी जो रेटिंग होती है उस मोटर की वो होती है दोस्तों kVAR में। किसमें, kVAR में। और जब सिंक्रोनस मोटर जब लेवल एक्साइटेशन पे काम करती है तो उसको उस समय सिंक्रोनस मोटर नहीं, सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। उस समय उसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। और एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि उस वक्त दोस्तों मोटर में जो बैक ईएमएफ होती है ना, ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाती है। ध्यान रखना जो सामान्य प्रकार की इंडक्शन मोटर है, अगर बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगी तो मोटर रुक जाएगी। लेकिन सिंक्रोनस मोटर में ऐसा नहीं होता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाती है बैक ईएमएफ। उस टाइम पे मोटर मैक्सिमम यानी कि सामान्य दक्षता पे काम करती है और एक्साइटेशन उस वक्त कौन होगा, लेवल एक्साइटेशन होगी। और वो जब
पावर फैक्टर को सुधार रही होगी तो उसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। जिस प्रकार से कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारती है उसी प्रकार से ये सिंक्रोनस मोटर भी पावर फैक्टर को सुधारेगी। तो आप कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं, उसी प्रकार से सिंक्रोनस मोटर को भी आप सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए जो किलोवाट है ये दोस्तों किलोवाट किसकी होती है, ये मोटर की रेटिंग होती है ना, चाहे वो मोटर एसी हो या डीसी, एसी मोटर हो या डीसी मोटर, दोनों मोटर की रेटिंग किसमें होगी, किलोवाट में होगी। और एम्पियर किसकी रेटिंग होगी, ये दोस्तों एम्पियर मीटर की होती है, और जो वोल्ट है ये वोल्ट मीटर की रेटिंग होती है, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है, रेटिंग होती है वोल्ट। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि ट्रांसफार्मर अपनी उच्चतम दक्षता को कब महसूस करता है। यहां से ध्यान देना दोस्तों, जब कॉपर हानि और कोर हानि आपस में एक बराबर हो जाते हैं तो मोटर अपने उच्चतम दक्षता के साथ काम करने लगती है। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है, ये भी ऑप्शन में ये दे दिया जाता है कि जो हमारी स्थिर हानि होती है ना, जो स्थिर हानि है ये अस्थिर हानि के बराबर हो जाती है, स्थिर हानि अस्थिर हानि के बराबर हो जाती है। उस समय ट्रांसफार्मर ये महसूस करता है कि मैं मैक्सिमम दक्षता पर काम कर रहा हूं, उच्चतम दक्षता पर काम कर रहा हूं। देखिए दोस्तों यहां पे कोर हानि क्या है, कोर हानि देखना, कोर हानि स्थिर क्यों होती है ये चीज जानना आपको जरूरी है। देखिए दोस्तों जो कोर हानि होती है ना, ये इसमें दो प्रकार की हानि होती है। इसमें कैसी हानि होती है, दो प्रकार की। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूंगा कि मान के चलिए कि एक ट्रांसफार्मर है जो नो लोड पे काम कर रही है ना, जो किस लोड पे काम कर रही है, शून्य भार पे काम कर रही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं है। तो कोर जो हानि होगा, आप मान के चलिए कि 5 वाट का कोर हानि हो रहा है। अगर इसको लोड को बढ़ाकर आप फुल लोड कर दीजिए, यानी कि इसको आप फुल लोड कर दीजिए ना, अधिकतम भार पर इसको चलाइए ट्रांसफार्मर को, तो उस वक्त भी कोर हानि 5 वाट का ही होगा। यानी कि ये लोड पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये लोड पे बिल्कुल निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए इसको स्थिर हानि कहते हैं। अब देखना ये किस प्रकार से लोड पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो फिर ये निर्भर किस पे करता है। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे कोर हानि दो प्रकार की होती है। पहली होती है एडी करंट हानि और दूसरी हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस हानि। अब आपको यहाँ पे एक चीज और सीखने को मिलेगा, ध्यान दीजिए कि जो एडी करंट हानि होती है ना, ये होती है दोस्तों F स्क्वायर इंटू फाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वी, ये होती है एडी करंट हानि। और जो कोर हानि होती है वो फ्लक्स की 1.6 इंटू एफ इंटू वी। यहां से देखना दोस्तों, जो करंट हानि है, सॉरी एडी करंट लॉस है, ये फ्लक्स पे भी निर्भर कर रही है। कोर लॉस किस पे, फ्लक्स पे निर्भर कर रही है। एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे कर रही है। टी क्या है, जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग करने के लिए आपने कोर का निर्माण किया था, उस कोर की मोटाई कितनी है, वो थिकनेस कितनी है, वो कौन बता रहा है, वो टी बता रहा है। तो थिकनेस पे भी कोर हानि निर्भर करती है। वहीं से तो सर्कुलेटिंग करंट उत्पन्न होता है और एडिंग लॉस होती है, एडी लॉस। और जो V होता है ये इसका आयतन को बताएगी कि इसका साइज कितना बड़ा है, जितना अधिक बड़ा होगा उतना अधिक कोर लॉस होगी। तो यहाँ पे लोड का कोई जिक्र आया क्या, नहीं आया। अब हिस्टैरिसीस हानि को देखिए, ये भी फ्लक्स पे निर्भर कर रही है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे और इसके आकार पे, इसके आयतन पे निर्भर कर रही है। तो यहाँ पे लोड पे निर्भर नहीं करता है कोर हानि, इसलिए इसको स्थिर हानि कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मोटर के केस में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मोटर के केस में क्या होता है कि आप पढ़ते होंगे कि NS बराबर 120 F बटा P। ये जो F है ये क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि N किस पे डिपेंड कर रही है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे। N क्या है, गति, और F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये इसके माध्यम से दोस्तों मोटर में कोर हानि होती है, इसके माध्यम से कोर हानि होती है। मेरे कहने का मतलब है कि जब मोटर घूमती है तो मोटर के घूमने से भी, मोटर की गति करने से भी कोर हानि का
मान बढ़ता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में कभी भी कोर हानि का मान नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये कभी भी घूमती नहीं है। ट्रांसफार्मर किसी भी प्रकार का इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। अब देखना जो कॉपर हानि है, ये दोस्तों कॉपर हानि इसमें अस्थिर हानि होती है। आप मान के चलिए कि जब ट्रांसफार्मर में आपने 10 किलोवाट का लोड कनेक्ट किया है, तो इसमें कितना 10 किलोवाट के लोड के अकॉर्डिंग इसमें करंट चलेगी। जैसे ही आपने इस लोड को बढ़ाया तो ये क्या करेगा, ये दोस्तों ये जो कॉपर हानि है ना, ये हीट के रूप में बहुत अधिक होगी, क्योंकि लोड बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ेगा। करंट के मान बढ़ने से ही जो कॉपर में जो कॉइल में करंट है, ये करंट बहुत अधिक प्रवाहित होगी और जिससे हाई टेम्परेचर उत्पन्न होगा। ये टेम्परेचर ही कॉपर लॉस का कारण बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि सब स्टेशनों पर किस युक्त की मान में वृद्धि करने हेतु करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। वो होता है दोस्तों एम्पियर मीटर के मान में। जब आपको कोई वृद्धि करना होगा ना, उसी वक्त आप करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। अब आपको ये देखना है कि एम्पियर मीटर के मान में वृद्धि कैसे होती है। देखिए दोस्तों, जो हमारी करंट ट्रांसफार्मर है ना, इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा। इसके जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें बहुत कम टर्न होती है ना, प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत कम टर्न होती है करंट ट्रांसफार्मर, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं सीटी। तो इसके प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत कम टर्न होती है और जो यूज किया जाता है टर्न के लिए कॉपर, ये बहुत मोटी होती है। कभी कभी दोस्तों इसके प्राइमरी वाइंडिंग में केवल एक ही तार होता है। देखना ये क्या है, एक केबल है, इस केबल में ये तार है, ये क्या है, ये तार है। आप इसके बीचों बीच आप एक सीटी लगा दीजिए। इस प्रकार से आपने क्या किया, एक सीटी लगा दिया करंट ट्रांसफार्मर को। अब लगाने का उद्देश्य हमारा ये है कि इस केबल में जो करंट प्रवाहित हो रही है ना, इस करंट को हमें मापना है। अगर मान के चलिए दोस्तों इसमें बहुत अधिक करंट प्रवाहित हो रही है, 200 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रही है, तो हम 200 एम्पियर के करंट को हम 5 एम्पियर मापे जाने वाले एम्पियर मीटर से नहीं माप सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दोस्तों यहाँ पे यूज करेंगे करंट ट्रांसफार्मर को। हमें देखना है कि ये जो युक्ति है ये किस प्रकार से एम्पियर मीटर की रेंज को बढ़ाती है। अब देखिए इसमें क्या है, करंट प्रवाहित हो रही है। कौन सी करंट, एसी करंट प्रवाहित हो रही है। तो जिस प्रकार से एसी का वेव फॉर्म दोस्तों एक बार प्लस में जाती है, एक बार माइनस में, तो इसी प्रकार से करंट इसमें फ्लक्चुएशन करते हुए गति कर रही है। तो करंट कैसा है, इसमें परिवर्तित मान का है ना, करंट है वो है परिवर्तित मान का। तो जो फ्लक्स होगा वो भी परिवर्तित मान का ही होगा। कैसा होगा, समय के साथ इस प्रकार का होगा d∅dt। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, इसी ट्रांसफार्मर में कॉइल भी की गई है सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में। तो देखना दोस्तों, फैराडे ने क्या कहा था कि अगर बदलते हुए फ्लक्स के बीच में आप कोई कॉइल रखते हैं तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो इसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण इस ईएमएफ का भी एक करंट होगा। अब देखिए इसमें भी दो करंट हो गया, एक सप्लाई करंट जो केबल में प्रवाहित हो रही है और दूसरा इस कोर में फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसका भी एक करंट प्रवाहित होगा। अब यहाँ पे एक बात दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि जो सीटी होती है इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट क्यों रखते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर हम शॉर्ट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स प्रवाहित हो रही है ना इस केबल में, तो वो फ्लक्स कितना वो मतलब कि अपने मान को चेंज करते जा रही है, क्योंकि करंट बार बार दोस्तों ये टाइम को अगर हम यहां तक बढ़ाते हैं तो ये बार बार इस प्रकार से बढ़ रही है ना, करंट इस प्रकार से बढ़ रही है, तो फ्लक्स भी इसी प्रकार से बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा ये ईएमएफ रुकेगा नहीं, ये ईएमएफ जनरेट होता जाएगा। मान के चलिए प्रारंभ में 10 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट हुआ,
फिर 20 वोल्ट का, फिर 100 वोल्ट का, फिर 500 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न होता जाएगा। अगर बहुत अधिक ईएमएफ होगा तो करंट का मान भी बहुत अधिक होगा, और करंट इतना हैवी करंट ना हैवी फ्लक्स उत्पन्न करेगा। ये जो फ्लक्स है बहुत अधिक मान का फ्लक्स उत्पन्न करेगा, और ये फ्लक्स दोस्तों बस चंद सेकेंड में ही इस कोर को सैचुरेट करा देगी और कोर फट जाएगी, कोर क्या होगी, ब्लास्ट हो जाएगी। इसीलिए या तो इसको किसी लोड के साथ कनेक्ट कर दो, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को, या फिर इसको आप कोई लोड लगा दो, या फिर किसी रेजिस्टेंस के द्वारा इसको शॉर्ट कर दो। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक एम्पियर मीटर लगाते हैं। ये क्या है हमारी, ये एक एम्पियर मीटर, 2 वायर यहां से निकली हुई है, मान लीजिए इस सेकेंडरी वाइंडिंग से, इसको एम्पियर मीटर के द्वारा हमने इस प्रकार से शॉर्ट कर दिया। अब ये एक लोड के रूप में कार्य कर रही है। समझना, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो युक्ति होती है ना, ये एम्पियर मीटर के रेंज को कैसे बढ़ाती है। तो देखना दोस्तों, अब ये बात आती है कि ये कैसे मापेगी कि इस केबल में कितना करंट प्रवाहित हो रही है, उसको मैं बताता हूं। ईएमएफ उत्पन्न हुआ, इस ईएमएफ के कारण जो करंट उत्पन्न हो रहा है, इस ईएमएफ के कारण जो इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो करंट प्रवाहित हो रही है, इसी करंट के माध्यम से प्रेरित करंट के माध्यम से, ऑप्शन में आपको ये लिखा मिलेगा कि प्रेरित करंट के माध्यम से ये जो केबल में करंट प्रवाहित हो रही ना, उसको वो माप के देगा। ये एम्पियर मीटर है, ये क्या करेगा, इसके करंट को माप के देगा। अब ध्यान देना दोस्तों कि जो सीटी होती है ना, ये सीटी होती है दोस्तों, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। कौन सी ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। अब मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये किस प्रकार से बढ़ाती है वोल्टेज को। देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होती है ना, उसमें एक रेशियो में आती है ट्रांसफार्मर, है ना, जैसे कि 1000/10। मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, ये कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकती है। तो जो ट्रांसफार्मर है, अब देखिए ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कितना बढ़ाएगा, ये जो सीटी है वोल्टेज को ये कितना बढ़ाएगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सीटीआर पे डिपेंड करती है। सीटीआर क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो, ये रेशियो है। अगर आप इसको कट करते हैं तो 10 से 10 कितने बार में कट हो जाएगा, एक बार में, ये 2 0, यानी कि कितना हो गया रेशियो, कितना निकला, 100 रेशियो। तो ये जो वोल्टेज को बढ़ाएगी सीटी, ये 100 एम्पियर करंट को डाउन करेगी और 100 वोल्ट वोल्टेज को बढ़ाएगी। तो कितना वोल्टेज को बढ़ाएगी, 100 वोल्ट वोल्टेज को बढ़ाएगी। अगर 200 वोल्टेज वाली ट्रांसफार्मर है तो ये 300 वोल्टेज की हो जाएगी और करंट 100 एम्पियर डाउन होगी। तो अब सुनना, जब इस प्रकार का हम जुगाड़ करते हैं ना दोस्तों, तो किस प्रकार से ये एम्पियर मीटर की रीडिंग बढ़ाता है। हमने प्रारंभ में एग्जाम्पल लिया था, कहां गया वो एग्जाम्पल, कि एम्पियर मीटर है जो 5 एम्पियर का करंट माप रही है। अब वो कितने एम्पियर का करंट माप सकेगी, वो 100 एम्पियर के करंट को माप सकेगी। कितना, 100 एम्पियर करंट को माप सकेगी। कितने करंट को ये माप सकेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये सीटीआर पे निर्भर करता है। तो देखिए वृद्धि हो गया ना, पहले जो एम्पियर मीटर था 5 एम्पियर करंट माप रही थी, अब कितना मापने लगा, 100 एम्पियर। तो सीटी लगा देने से एम्पियर मीटर की रेंज में बढ़ोतरी हो गई ना। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका पूरा डिटेल्स आपके सामने उपस्थित है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि अगर सिंक्रोनस मोटर सामान्य उत्तेजना के साथ प्रचालित है, भार में वृद्धि करने पर मोटर में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा। देखना दोस्तों, हमसे क्या बोला गया है कि अगर आप भार को बढ़ाते हैं तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, आर्मेचर करंट में वृद्धि हो जाएगी। मैं पूरा डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। ये क्या है, एक मोटर है, ये मोटर की बॉडी है और ये दोस्तों उसका फाउंडेशन है। ये क्या, उसका फाउंडेशन है। यहां से मोटर की शाफ्ट निकली हुई है। ये क्या है, मोटर की शाफ्ट है। अब यहां से सुनना मेरी बात को, ये मोटर में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम किसी को बैठा देते हैं, ठीक ना, एक लड़का बैठा हुआ, आप मान के चलिए यहां पे एक लड़का बैठा हुआ है, ये एक लड़का बैठा हुआ, इसका वजन कितना है, 100 kg।
100 केजी का भार इस मोटर के शाफ्ट पे आरोपित है, तो मोटर क्या कर रहा है कि 100 केजी भार को लेकर के ये घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। लेकिन अगर 100 केजी का एक और इसी पे दोस्तों लड़का बिठा दिया जाए तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, 200 केजी का। यानी कि अब शाफ्ट पे, मोटर के शाफ्ट पे लोड कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो मोटर क्या कहता है कि भैया मुझे मेरे में लोड बहुत अधिक हो गया, ये सप्लाई करंट का डिमांड करेगा, ये कहेगा कि मुझे सप्लाई करंट और दो ताकि मैं अपने अंदर और टॉर्क उत्पन्न कर सकूं और 200 केजी के लोड को घुमा सकूं। तो ये क्या करेगा, सप्लाई करंट की डिमांड करेगा। सुनना बात को, सप्लाई करंट की जब डिमांड करेगा तो सप्लाई से जो करंट है, मान के चलिए प्रारंभ में 10 एम्पियर का करंट आ रहा था, लोड बढ़ा दिया तो लोड ने क्या करने लगा, करंट का डिमांड करने लगा। तो अब 20 एम्पियर का करंट आने लगा सप्लाई से। तो देखिए दोस्तों, जितना अधिक इसके स्टेटर वाइंडिंग पे करंट होगी उतना ही अधिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, और उसी फ्लक्स के कारण तो इसके रोटर वाइंडिंग पे भी ईएमएफ उत्पन्न हो रही है, और उसी ईएमएफ के कारण ही करंट उत्पन्न हो रही है, और वही आर्मेचर का करंट ही फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है, और फ्लक्स से बन रहा है टॉर्क। वही टॉर्क है जो इस रोटर को घुमा रही है। तो अब क्या करेगा, आर्मेचर करंट का मान में वृद्धि हो जाएगी। आर्मेचर करंट के मान में वृद्धि होगी तो फ्लक्स आर्मेचर का बहुत अधिक उत्पन्न होगा। वही फ्लक्स एक टॉर्क उत्पन्न करेगा, एक मजबूत टॉर्क, और इस 200 किलोग्राम 200 केजी के लोड को, इस 200 केजी जो इसके शाफ्ट में बैठा हुआ है उसको दोस्तों ये आराम से घुमा सकेगा। तो जब भी लोड बढ़ता है ना तो सप्लाई करंट की डिमांड होती है और आर्मेचर में करंट हमेशा दोस्तों बढ़ जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना है ना। इसीलिए मोटर में हमेशा हम क्या करते हैं, स्टार्टर लगा के रख, क्योंकि मोटर को जब भी डिजाइन किया जाता है तो उसमें ये फिक्स करते हैं कि ये जो मोटर है ये 10 किलोवाट की लोड ही सहन कर सकती है, यानी कि इसको 10 किलोवाट लोड तक के लिए चलाने के लिए ही बनाया गया है। अगर अधिक लोड इसमें डालेंगे तो मोटर डैमेज हो जाएगी, इसलिए इसको डिजाइन किया जाता है इस चीज को ध्यान में रखकर। लेकिन अगर हम स्टार्टर नहीं लगाएंगे तो इसको क्या पता, मोटर को क्या पता कि मेरी कैपेसिटी कितना है, तो ये सप्लाई से करंट डिमांड करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। आप लोड बढ़ाते रहिए, ये लोड के चक्कर में क्या हो जाएगा, इसकी स्टेटर कॉइल ही जल जाएगी और मोटर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो ये दोस्तों पूरा स्टोरी है मोटर की, है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि पिज़ोमीटर मापने में सक्षम है। जो पिज़ोमीटर है ये किस चीज को मापती है, तो दोस्तों ये उच्च प्रेशर को मापती है। किसको मापती है, प्रेशर को मापती है। पिज़ोमीटर के द्वारा हम उच्च प्रेशर को मापते हैं। देखिए जो पिज़ोमीटर होती है ना दोस्तों, ये एक कैपेसिटर की भांति होती है। ये किस तरह होती है, ये एक कैपेसिटर की भांति होती है। इनको हम बीच में, जिस प्रकार से कैपेसिटर होती है, कैपेसिटर का देखिए ये 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड हो गया, इसके बीच में हम क्या डाल देते हैं, इसके बीच में हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं, जिसको हम जैसे माइका हो गया, पेपर हो गया, इस प्रकार से डाल देते हैं ताकि ये दोनों आपस में शॉर्ट ना होने पाए। इसी प्रकार से इसमें भी डाल देते हैं दोस्तों एक, ताकि ये भी आपस में शॉर्ट ना होने पाए। ये हमने डाल दिया। अब देखिए ये क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा। ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो ये किस प्रकार से काम करता है, तो आप लिखना ये ट्रांसड्यूसर की तरह काम करती है ना। ट्रांसड्यूसर क्या करती है, ये मैकेनिक, नोट कीजिएगा दोस्तों, ये मैकेनिक यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये इसके अलावा भी दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को भी यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकता है। ये होता है ट्रांसड्यूसर का काम, विद्युत ऊर्जा को भी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक को विद्युत, विद्युत को यांत्रिक, ये किसके बदलने का काम है, ट्रांसड्यूसर का। जिस प्रकार से दोस्तों माइक्रोफोन होती है ना, माइक्रोफोन। अब देखिए ये जो मेरे पास में, ये जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये एक माइक है। ये क्या कर रही है, मैं अभी जो आवाज़ बोल रहा हूँ ये कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं है, ये मैकेनिकल सिग्नल है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये एक मैकेनिकल सिग्नल है, और इस मैकेनिकल सिग्नल को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रही है, और ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में भी बदल सकती है, इसीलिए इसको कहते हैं माइक्रोफोन।
सॉरी, ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल नहीं, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। ये होती है माइक्रोफोन। इसी तरह से ट्रांसड्यूसर होता है। और पिज़ोमीटर दोस्तों इस प्रकार से काम करती है, ये उच्च प्रेशर को मापने में काम आता है। अब एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी ये पूछ दे दोस्तों कि जो निम्न प्रेशर को अगर हमें मापना है, अगर हमें निम्न प्रेशर को मापना है तो हम क्या करेंगे, निम्न दाब को मापने के लिए पिरानी गेज का प्रयोग करते हैं। किसका? पिरानी गेज। ये जो पिरानी गेज है ये निम्न दाब को मापेगा और उच्च दाब को पिज़ोमीटर मापेगा। अब देखना दोस्तों, आवेश को कौन मापता है, तो इसको मापता है विद्युतदर्शी। इसको विद्युतदर्शी मापता है आवेश को। आप एक चीज ध्यान रखना, ये स्थिर आवेश को नापता है ना, किसको? ये स्थिर आवेश को ही मापेगा विद्युतदर्शी। अगर आपसे बोले कि गतिशील आवेश को कौन मापता है, तो एम्पियर मीटर मापती है गतिशील आवेश को। इलेक्ट्रॉन की गति उच्च फ्लक्स किस में होती है, नोट कीजिएगा, ये वेबर में होती है। किसमें? वेबर में होती है। और ट्यूब में तरल पदार्थ की मात्रा, एक ट्यूब है उसमें मान के चलिए कि जो तरल पदार्थ है, जैसे पानी प्रवाहित हो रही है, उसमें किस क्वांटिटी में पानी प्रवाहित हो रही है, कितना लीटर उसमें पानी प्रवाहित हो रहा है, उस पानी की मात्रा कितना है, उसको कौन मापेगा? तो उसको मापने वाला है दोस्तों रोटामीटर। उसको कौन मापेगा? उसको रोटामीटर मापेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने यूपीपीसीएल के द्वारा पूछे गए 10 प्रश्नों को पूरे विस्तार पूर्वक हमने सॉल्व किया है। दोस्तों इस क्लास को आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए ताकि आपके माध्यम से उनको भी ये क्लास मिल सके। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूपीपीसीएल ही नहीं जितने भी वैकेंसी आते हैं उन सभी वैकेंसी के लिए दोस्तों एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं और क्वेश्चनों का पूरा विस्तार पूर्वक आपके सामने हम एनालाइज करते हैं कि इसका आंसर क्यों हो गया, इसका आंसर क्यों है और कैसे हुआ, ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो इस क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंटों तक पहुंचाइए और इस क्लास को दोस्तों लाइक करिए। कल एक नए क्वेश्चन और नए क्लास के साथ फिर से हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का मेरा दिल से धन्यवाद है।